नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आपको हम सीधे वॉर जोन में लिए चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी अंकित त्यागी भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों के साथ हम कर देंगे जो आज पूरे दिन चर्चा में रही, सुर्खियों में रही। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं, यानी कि दिन की जो तमाम बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं जल्दी से आपको अपडेट कर दें। उसके बाद से हम अपनी मुख्य खबर पर आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले अगर बात कर लें जिस तस्वीर की, उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे से यह तस्वीर आई है, जिसे आप देख भी पा रहे हैं। ऊपर पत्थर गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई है। जी हां, कार के ऊपर ही यह पत्थर गिर गया, जहां एक महिला की जिंदगी चली गई, जबकि 2 लोग इस मामले में जख्मी हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जोशीमठ की ओर से आ रही कार पातालगंगा के पास पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ गई और कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे, 3 सदस्य। और इस हादसे में हरियाणा की फतेहाबाद निवासी अंकित और उनकी बेटी जख्मी हैं, जबकि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। खबर दिखाने का मकसद आपको सावधान करना है। सड़क पर हमेशा सतर्क रहें, सावधानी हटी दुर्घटना घटे। आगे बढ़ते हैं अगली तस्वीर की अगर बात करें तो ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वैष्णो देवी मार्ग से सामने आई है, जहां हिमकोटी मार्ग पर एक लैंडस्लाइड हो गया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अंदाजा लगा लीजिए स्थिति में। यह लैंडस्लाइड सत्या व्यू पॉइंट के पास हुआ है, जिसके कारण इस रास्ते से आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। फिलहाल श्रद्धालुओं को पुराने मार्ग से जाने की इजाजत है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर हुई तेज बारिश के बाद यह लैंडस्लाइड हो गया। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आज दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से भी एक अहम खबर सामने आ गई। राजधानी के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में छुपे 21 बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे लोग, आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये सारे लोग अलग अलग इलाकों में वर्षों से बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे थे। बताया जा रहा है कि एक उच्च स्तरीय आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है, यह एक्शन हुआ है। यह कार्रवाई स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए भी शुरू की गई है। तो रिजल्ट क्या है? सामने यह तस्वीर, इसमें भी मकसद। आगे बढ़ते हैं, अब अगली तस्वीर की बात करेंगे। हम आपको अगली तस्वीर जो दिखाने जा रहे हैं उसका भी मकसद है आपको सावधान करना, सुरक्षित रखना। आप जो अब वीडियो देख रहे हैं वो लगातार सुर्खियों में, आपने भी हो सकता है कि इसको देख लिया हो, फिर से देखिए और इसको समझिए। वीडियो सिर्फ 5 दिन पुराना है। आप देख रहे हैं कि एक महिला लीक हो रहे गैस सिलेंडर को पाइप के साथ रसोई से बाहर खींचकर ला रही है, लेकिन कुछ दूर सिलेंडर को खींचने के बाद वो सिलेंडर को घर में छोड़कर बाहर भाग जाती है। इसके बाद सिलेंडर के पाइप से तेजी से गैस निकलने लगता है। इसके बाद पति पत्नी घर में वापस आते हैं। वो किचन के बाहर पड़े सिलेंडर के रेगुलेटर को जैसे ही बंद कर रहे होते हैं, तभी पूरे घर में फैली गैस की आग में यह तब्दील हो जाती है और होता है विस्फोट। ये आप देख पा रहे हैं। और इस दौरान धमाका भी होता है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि तस्वीर कहां की है, लेकिन यह साफ है कि वीडियो सिर्फ 5 दिन पुराना है। एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, एकाएक धुआं, जबरदस्त आग। इसमें मकसद, जो गैस सिलेंडर या कभी भी इस तरह की चीजें हो, आप पहले आपा ना खोएं, संतुलित रहें, तुरंत सबसे पहले आप बंद कर दें, सुरक्षित रहेंगे। जितना समय उसमें निकल गया, अगर वक्त रहते इसको बंद कर लिया गया होता तो सब कुछ सामान्य रहता। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब आज एक तस्वीर गाजा से भी आई है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास की 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया है। सबसे पहले यह तस्वीर देख लीजिए, वॉल पर लगाया है। यह 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और सुरंग देखिए, ये जाके आगे एक लेफ्ट और राइट जो ये रास्ता भी तय, लेकिन पूरी तरह से आईईडी लगाकर इसको उड़ा दिया गया। हालांकि इजराइल ये पहले भी कर चुका है, कई बार दिखा चुका है, लेकिन युद्ध के बीच इस तरह की चीजें, इसके संकेत भी होते हैं और इसमें संदेश भी छुपे होते हैं। आज की एक और खास तस्वीर ईरान से आई, जिसमें वहां की जेल पर इजराइल के हमले की बात कही जा रही है। हमला तेहरान की एविन जेल के दरवाजों पर हुआ और ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। और ऐसा कहा जाता है कि इस जेल में राजनीतिक कैदियों और विदेशी जासूसों को रखा जाता है। पश्चिमी देशों की सरकारें और दुनिया के कई गैर सरकारी संगठन मानवाधिकारों को लेकर इस जेल पर सवाल करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के मैदान से आज एक और बड़ी तस्वीर आई है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के हर्मेस ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए जरा, ये ड्रोन हर्मेस, ये तबाही के लिए जाना जाता है। ये ड्रोन पश्चिमी ईरान की ये बताई जा रही है तस्वीर। इजराइल ने हर्मेस 900 ड्रोन को गाजा में भी जंग के मैदान में उतारा था। ये ड्रोन दुश्मन के ऊपर काफी ऊंचाई से सीधा अटैक कर देता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, दोनों तरफ से दोनों धड़े दावा कर रहे हैं बार बार कि हमने वहां पर नुकसान पहुंचा दिया, हमने इसका मार दिया, हमने उसका मार दिया, हमने ईरान में घुसकर मार दिया। ईरान कह रहा है कि हमने तो इजराइल को सबक सिखा दिया, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हर्मेस ड्रोन है, इसको हवा में ही नष्ट करने का दावा कर दिया है इजराइल ने।
देखिए, इस वक्त दुनिया की नजरें ईरान पर लगी हुई हैं, जो पिछले 10 दिनों से इजराइल के साथ तो युद्ध लड़ ही रहा है, लेकिन अमेरिका भी इजराइल की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा है। इससे युद्ध के सारे समीकरण अब बदल चुके हैं। इसलिए तेहरान हो या तेल अवीव, हर जगह की हर खबर पर एनडीटीवी की सबसे पैनी नजर है। इस वक्त ईरान हो या इजराइल, दोनों ही वॉर जोन बने हुए हैं और इजराइल के वॉर जोन में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। तो हम आपको लिए चलते हैं अंकित के पास और जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। अंकित, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। इस वक्त ये खास पेशकश आप सीधे तेल अवीव से देख रहे हैं, इजराइल का सबसे बड़ा शहर, और जो लगातार ईरान और इजराइल के बीच में जो ये जंग चल रही है, इसमें जो प्रमुख शहर है जहां पर लगातार निशाना बनाया जाता है वो शहर है तेल अवीव। तेल अवीव से कुछ दूर, यहां से अगर 40 किलोमीटर आप दूर जाएं तो एशडोड करके एक शहर है जहां पर आज पहली बार जो ईरान के मिसाइल हैं उन्होंने किसी स्ट्रेटेजिक पावर सेंटर पर हमला किया। लगातार पिछले 11 दिनों में जिस तरीके से यहां पर इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और युद्ध चल रहा है, पहले ये द्विपक्षीय युद्ध लग रहा था, अब अमेरिका के इजराइल के पक्ष में आ जाने से ईरान के परमाणु जो ठिकाने हैं उस पर कल बम गिराने के बाद इस युद्ध ने नया आयाम ले लिया है और लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अगर मैं थोड़ा पहले आपको बताऊं, इस वक्त इजराइल में जो होम फ्रंट है उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से लोग, आज ये 8 बजे तक की चेतावनी थी जिसको बढ़ा दिया गया है, बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स ना हो, जो कमर्शियल सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तर वो बंद हैं, अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये कम से कम स्थिति को बयां करता है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले जो हैं उससे लोगों में कितना तनाव बना हुआ है। एशडोड शहर और तेहरान, दो आज जो तस्वीरें थी वो इस युद्ध को कम से कम आज डिफाइन करती हैं। एक तरफ एशडोड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली जहां से आती है, उस पर हमला किया ईरान ने। वहीं इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के अंदर कई ठिकानों पर हमला किया। तो आपको कुल मिलाकर जो एक अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि युद्ध का ये दिन जो है 11वां दिन कैसा रहा। कहां तो ट्रंप 15 दिन तक सोचने समझने का समय ले रहे थे और कहां 2 दिन के भीतर ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को मटियामेट कर दिया है। आने वाले दिनों में ईरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और अगर ईरान को बचना है तो वो सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान जिस तरह करो या मरो की भाषा बोल रहा है, उससे लगता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अपनी पूरी ताकत से आखिर तक लड़ेगा। ضمن اینکه تنبیه نتانیاهو را تا رساندن به بیچارگی به اذن الله با قدرت ادامه خواهیم داد، در برابر این خطای آمریکا هم इसको समझने के लिए आप ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हतामी को सुनिए। موجب شد که دشمن احساس موفقیت در مورد کارهای خودش رو نداشته باشه و امروز مجبور شد سراغ اون مسئول اصلی این جنایات بره و اون رو مستقیما अगर ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को खुलेआम करारा जवाब देने की बात कर रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये जान लेना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने इतनी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर रखा है कि उससे वो परमाणु बम न सही तो डर्टी बम तो बना ही लेगा। अगर ईरान डर्टी बम बना लेता है तो उससे वो इजराइल पर या तो हो सकता है कि अमेरिका पर भी हमला बोल सकता है। डर्टी बम एटम बम की तरह ताकतवर और विनाशकारी तो नहीं होता, लेकिन इसका असर इतना जरूर होता है कि किसी देश की आबादी को बुरी तरह तबाह कर सकता है।
मैक्सर सैटेलाइट फोर्डो न्यूक्लियर बेस के पास से 19 और 20 जून की रात को जो तस्वीरें आईं, उनसे साफ दिखता है कि वहां पर काफी संख्या में ट्रकों और गाड़ियों का काफिला खड़ा है। ऐसा अनुमान है कि इन्हीं गाड़ियों में भरकर ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को कहीं और गुप्त ठिकानों पर भेज रखा है। दरअसल ईरान को पहले ही लग गया था कि अमेरिका कुछ करने वाला है, बल्कि उसको ये भी लग गया था कि यूरोपीय देशों के साथ ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत से कुछ खास निकलने वाला नहीं है। Iran's nuclear program is peaceful and has always been under the IAEA's safeguards and monitoring. Hence, armed attacks against safeguarded nuclear facilities by a regime which is not a party to any WMD treaties is a serious crime and violation of international law. In this content, I express grave concern on non-condemnation of these heinous attacks by E3 and EU. Iran is ready to consider diplomacy once again. साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका किसी युद्ध में खुद उतरा है। इससे पहले 2023 में वो इराक से युद्ध लड़ा था, लेकिन ईरान को लगता है कि वो इराक की तरह घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि आखिरी तक लड़ेगा। इस सोच के पीछे का आधार ये हो सकता है कि उसको अपनी सामरिक तैयारी और दूसरे देशों से बेहतर लगती है। दूसरा आधार ये हो सकता है, जिस तरह इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतर आया है, उसी तरह ईरान के लिए रूस भी उतरेगा। तीसरा ये हो सकता है कि हर्म्यूज स्ट्रेट को रोककर वो दुनिया पर दबाव बनाएगा कि या तो अमेरिका को समझाओ या खुद भी भुगतने के लिए तैयार रहो। और चौथा आधार इस तनाव के बीच ईरान के लोगों का अपनी अस्मिता के लिए लड़ना है। तेहरान की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिनका मानना है कि अमेरिका ने जो कुछ भी कर रहा है वो कायराना हरकत है। यह हमला कायरतापूर्ण है। परमाणु ऊर्जा हमारे पास होना हमारा अधिकार है। अमेरिका और इजराइल अपने लक्ष्यों में कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका को इस तरह की आक्रामकता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईरान को इस आक्रामकता का जोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए और उन्हें उनकी गलतियों के लिए सजा मिलनी चाहिए। हमें अमेरिका को कड़ी फटकार लगानी चाहिए ताकि वह अपनी गलती न दोहराएं। ईरान की सेना से लेकर आवाम तक के तेवर से अमेरिका भी वाकिफ है और इजराइल भी। इसीलिए अमेरिका और इजराइल लगातार उन ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं जहां ईरान के गुप्त परमाणु सेंटर हो सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, एक बड़ी सामरिक शक्ति है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके हाथ भी इस युद्ध की आग से झुलस रहे हैं। और अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या इस पूरे युद्ध में कूदकर डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि शुरुआत में जब वो राष्ट्रपति बनने से पहले बार बार कह रहे थे कि हम किसी भी इस तरह की जंग में नहीं कूदेंगे, अगर वो कूद पड़े हैं तो ये दांव कभी उन पर उल्टा ना पड़ जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे सहयोगी आशुतोष आपको विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अंकित, आप जुड़े रहिएगा। इजराइल से भी हमारे साथी अंकित लगातार आप सभी दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जो अंकित ने सवाल उठाया, सवाल वही है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में कूद तो पड़े हैं, उन्हें अमेरिका की शक्ति का गुमान भी है, लेकिन क्या अमेरिका के लिए ट्रंप का यह दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? अब इसको समझते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि इस युद्ध के कारण अमेरिका पर महंगाई का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, ये पॉइंटर्स के हिसाब से आपको हम समझा रहे हैं। पहली बात तो यह कि अमेरिका पर महंगाई का खतरा, जिससे अपने ही देश में ट्रंप अलग थलग पड़ सकते हैं, और दूसरा यह कि इस युद्ध के कारण तेल गैस की कीमतें बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। अब आप इसको इस बात से समझिए कि 13 जून को इजरायली हमले से ही तेल की कीमत 10% बढ़ चुकी है। तो अब अमेरिकी हमले के बाद स्थिति और बिगड़ सकती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का सपना नोबेल पुरस्कार पाने का भी तो है, लेकिन जब उनकी अगुवाई में खुद अमेरिका युद्ध लड़ रहा हो तो शांति का नोबेल कैसे मिलेगा? प्रश्न चिन्ह है। इससे कई देशों में अमेरिका के लिए नाराजगी बढ़ रही है और अभी तो तमाम देश ढके हुए छुपे हुए विरोध कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये विरोध सार्वजनिक भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं दुनिया विश्व युद्ध की तरफ तो ना बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होगा? डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
अंकित, आपकी मौजूदगी इजराइल के अंदर है, तो अभी लबोलुबाब क्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं, वहां की जनता क्या महसूस कर रही है? ओवर टू यू। देखिए, कम से कम इजराइल की जनता की अगर बात करें तो एक मेजॉरिटी का जो समर्थन है वो इस जंग पे है, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये गाजा में जिस तरीके से जो लड़ाई चल रही है उसकी तरह हमास के साथ जो 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल के करीब उस जंग को हो चुका है लंबा खिंचे। वो चाहते हैं ऑपरेशन हो, लेकिन ऑपरेशन जल्दी अंत हो। वो नहीं चाहते कि इस तरीके से लगातार घरों में रहना पड़े। लेकिन एक प्रमुख बात जो निकल के इसमें सामने आती है कि जैसे कल जब अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो लोगों ने यहाँ पर उसका स्वागत भी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, 3 में से एक जिसमें फोर्डो भी है, उसको उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, उसको बिल्कुल मटिया मेट कर दिया है। लेकिन उनके खुद के जो रक्षा मंत्री हैं वो उससे बिल्कुल अलग बात कहते हुए नजर आए। तो ऑपरेशन फोर्डो पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो असमंजस है उस पर जरा ये रिपोर्ट देखिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. क्या फोर्डो न्यूक्लियर बेस को लेकर ट्रंप जो बोल रहे हैं उस पर दुनिया को संदेह है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उनके मंत्री खुद उसे पलट दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना ने फोर्डो न्यूक्लियर बेस को खत्म कर दिया है, लेकिन ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन कैन इस बयान के साथ सामने आए कि B-2 बॉम्बर से हमला जरूर हुआ, लेकिन परमाणु बेस को पूरी तरह नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर्स और नौसेना के टॉम हॉक मिसाइल्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेस पर हमले किए। It was powerful and it was clear. तस्वीरों में दिखाया गया है कि फोर्डो परमाणु बेस पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर गिरने से कई छेद हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूक्लियर बेस को नुकसान तो भारी पहुंचा है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इजराइल के 2 अधिकारियों के हवाले से क्या कहा है। खबर के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ईरान ने हाल के दिनों में फोर्डो न्यूक्लियर बेस से कई संवेदनशील उपकरण और यूरेनियम हटा लिए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की हालिया धमकियों की वजह से ईरान ने 60% एनरिचमेंट यानी शुद्धता वाला 400 किलो यूरेनियम मौके से हटा लिया है। ध्यान देने की बात है कि अगर ईरान 90% तक यूरेनियम संवर्धन कर लेता है तो ऐसे में वो परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर देगा। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जर्वर्स को जानकारी दी है कि ईरान के न्यूक्लियर बेस में आखिरी बार यूरेनियम इजराइल के हमले से करीब हफ्ते भर पहले देखा गया था। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कई दिनों से इस बात पर मंथन कर रहे थे कि इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका होनी चाहिए, लेकिन उनका इस ओर झुकाव था कि सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। अब हमले के बाद अमेरिका कह रहा है कि ईरान जिस तेजी से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था उसे रोकना जरूरी हो गया था। लगातार जब से अमेरिका ने रविवार को तड़के, रविवार की देर रात में जब ईरान के ऊपर हमला किया, उसके बाद से एक विमान की चर्चा हर जगह हो रही है। बार बार लोग B-2 बॉम्बर विमान की चर्चा कर रहे हैं, उसके वीडियोस निकाल रहे हैं। उत्सुकता इस बात की है कि ये जो विमान है ये इतना पावरफुल कैसे बन जाता है, क्या है इसकी खासियत, इसकी ताकत क्या है और कैसे इसे एक अदृश्य शिकारी के तौर पर देखा जाता है। उत्सुकता इस बात की भी है कि इसकी कॉकपिट में अगर आप
बैठेंगे तो आप अगर इसको चला रहे हो तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा और क्या इसकी ताकत और खासियतें हैं। सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी आशुतोष के पास जो आपको ये सारी जानकारी देंगे। इन तस्वीरों को देखिए, ये अमेरिका की बेहद खतरनाक और घातक फाइटर जेट B-2 बॉम्बर के ईरान के हमले की बाद की तस्वीर है। अमेरिका का दावा है कि रविवार तड़के B-2 बॉम्बर ने ईरान की 3 न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो, नंताज और इस्फहान को तबाह किया। दावा है कि सबसे ज्यादा नुकसान फोर्डो पर हुआ, जहां B-2 बॉम्बर ने 14 बम बरसाए। 36 घंटे बाद ये सभी जेट वापस चले गए। आप सोच रहे होंगे कि ये B-2 बॉम्बर क्या है, तो सबसे पहले आपको इस घातक जेट के बारे में कुछ बताते हैं। ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में अमेरिका के इस घातक बम वर्षक विमान ने सबका ध्यान खींचा। यह है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, एक ऐसा विमान जो किसी की पकड़ में नहीं आता। अपने बेस से निकलता है, टारगेट पर हमला कर वापस लौट जाता है। दुश्मन को भनक भी नहीं लगती और ये विमान अपना मिशन पूरा कर देते हैं। ईरान पर इन्हीं B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर ने बम बरसाए। इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों में से एक क्यों माना जाता है, ये आपको जानना चाहिए। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, रडार और एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता। ये एक साथ 18,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। पारंपरिक बमों से लेकर GPS गाइडेड बम ले जा सकता है। परमाणु बम ले जाने की भी क्षमता है। एक बार में 11,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। हवा में ईंधन भराकर यह दुनिया में कहीं भी हमले कर सकता है। यह देखने में भी सबसे अलग दिखता है, एक उड़ते हुए पंख जैसा दिखता है। यह इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा है। इसके निर्माण में खास सामग्री का इस्तेमाल होता है। एरोडायनामिक इसकी आवाज को बेहद कम कर देते हैं। वैसे ये काफी महंगा भी है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए है। इसका रखरखाव भी काफी महंगा है। B-2 ने कई युद्धों और सैन्य ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में इसने अपने मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसका उपयोग दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करने और महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए किया गया है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर सिर्फ एक फाइटर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सामरिक ताकत का प्रतीक है। जहां तो ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में पूरी दुनिया की दिलचस्पी काफी बढ़ चुकी है। और देखिए, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉकपिट आप देख रहे हैं, B-2 बॉम्बर की कॉकपिट आपको पता ही है, जहां पायलट जहां से ऑपरेट करते हैं। तो हमने कोशिश की कि ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेलिंग आपको हम पहुंचा पाए। 48 घंटे पहले एक उड़ान शुरू होती है और उसके बाद 36 घंटे का नॉन स्टॉप हमला होता है, अटैक होता है। हमले के बाद ये विमान वापस भी लौट जाता है। ये जेट कभी जमीन पर नहीं उतरा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, समझिएगा। इसलिए यह जानना चाहिए आपको, इसने कई बार हवा में ही रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरवा लिया, हवा में ही रहा, क्योंकि आकाश में यह अदृश्य है। जेट के अंदर एक माइक्रोवेव भी मौजूद है, एक टॉयलेट भी मौजूद है, एक बंक बेड भी मौजूद है और स्नैक्स से भरा एक स्टोरेज रैक भी है। देखिए, 2 पायलट्स B-2 बॉम्बर उड़ाते हैं, कभी कभी तीसरा पायलट भी साथ मौजूद होता है। एक पायलट जेट उड़ाता है, एक आराम फरमाता है और एक चौकन्ना रहता है। 33 घंटों तक सन्नाटा और आसमान में B-2 बॉम्बर, फिर ईरान के ऊपर खामोश उड़ान के आखिरी 3 घंटे। और जैसे ही वो ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे, तनाव चरम पर था, गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी, चालक दल सतर्क था और फिर गिरा क्या? बम। B-2 स्पिरिट अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका एक विमान है। B-2 जल्द ही B-21 रडार को कमांड सौंप देगा, रेडर को, जो पहले से ही परीक्षण चरण में उड़ान भर रहा है। इस वक्त यह जेट अत्यधिक ज्यादा घातक और अधिक सतर्क है। यह कॉकपिट ही है, जहां से आपको हम दिखा रहे हैं, यह कॉकपिट ही है जहां से ईरान पर हमला हुआ। 2 पायलट्स
36 घंटे कॉकपिट में एक शौचालय, एक माइक्रोवेव और खाने के सामान से भरा एक कैबिनेट। इतनी सी कहानी और ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर घातक प्रहार। चलिए, ये डिटेलिंग हमने आपको दी। अब फिर से आपको लिए चलते हैं इजराइल, अपने सहयोगी अंकित के पास। अंकित, वहां से आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये युद्ध अभी चलेगा या फिर ये जो कुछ भी हमें देखने सुनने को मिल रहा है कि थोड़ा तनाव कम करें, प्यार बढ़ाएं, लेकिन उसमें दम कितना नजर आ रहा है आपको? देखिए, यहां पर लोग मान के चल रहे हैं कि ये युद्ध अभी तो लंबा खिंचेगा। आज जिस तरीके से ईरान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुई हैं, उसके बाद लोगों को यही उम्मीद है, हम भी अब बात कर रहे थे कि आप तैयार रहिएगा रात को शेल्टर में दौड़ने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ऐसी कम से कम लोगों के बीच में प्रतिक्रिया है कि ये लंबा चलने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि जब तक ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा था, तो दुनिया के कई देशों की तरफ से या तो चुप्पी थी या कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। अमेरिका की एंट्री होते ही पूरी दुनिया 2 हिस्सों में कम से कम बटी हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ देश अमेरिका के बिल्कुल खिलाफत कर रहे हैं कि उनको यहां पर नहीं कूदना चाहिए था, जैसे चाइना और रशिया और बाकी उनके 7 देश। और उसके अलावा कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ बिल्कुल तत्पर खड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों खेमों के बीच एक ऐसा खेमा भी है जिसमें भारत जैसे देश आते हैं, जो ना तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है और ना ही ईरान की खिलाफत कर रहा है। भारत सिर्फ वकालत कर रहा है शांति की। तो किस तरीके से दुनिया की प्रतिक्रिया आ रही है और भारत इस पूरे युद्ध पर अपना क्या रुख अपना रहा है, ये इस खास रिपोर्ट में। ईरान में महाविनाश की आहट साफ साफ सुनाई पड़ रही है। रही सही कसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने पूरी कर दी। The bully of the Middle East must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. इजराइल और ईरान में युद्ध के बीच जब अमेरिका ने एंट्री मारी तो खलबली मच गई। आखिर एक महाबली का इस युद्ध में आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी आधार पर दुनिया पटने भी लगी। आज आलम यह है कि अमेरिका के पक्ष में जो देश खुलकर दिखते हैं, उनमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ है। जो देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनमें रूस, चीन, वेनेजुएला, क्यूबा, इजिप्ट, कतर, ओमान और यमन शामिल हैं। और जो देश किसी एक तरफ झुकने की जगह युद्ध के खिलाफ हैं, उनमें भारत, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र भी युद्ध के खिलाफ ही दिखता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों ने एक प्रस्ताव रखा है कि ईरान और इजराइल के बीच तत्काल युद्ध विराम लागू हो। ईरान के परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हमले ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन किया है और मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा दिया है। सुरक्षा परिषद इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। चीन, रूस और पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया जिसमें तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम, नागरिकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन और संवाद और बातचीत का आह्वान किया गया। ये कदम न्याय के लिए आवाज उठाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मजबूत आकांक्षा को दर्शाता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा परिषद के सदस्य संयुक्त रूप से मसौदा प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में व्यावहारिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ядерної програми іранського режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі чергові хвилі шахедів. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने सोमवार को मॉस्को में जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की
इस मुलाकात के साथ ही पुतिन ने अमेरिका को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान में भी बेचैनी बढ़ी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने यह कहकर दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है कि वो हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। समंदर का यह करीब 33 किलोमीटर लंबा वो संकरा गलियारा है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है तो दक्षिणी छोर पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देशों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला समंदर का यह संकरा गलियारा अगर बंद हो गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसकी कई वजह है। दुनिया में पेट्रोलियम का 20% यहीं से गुजरता है। 2024 में रोज 2 करोड़ बैरल पेट्रोलियम निकलता है। दुनिया में एलएनजी का 20% यहीं से निकलता है। 2024 में रोज 1 करोड़ क्यूबिक फीट एलएनजी जाता है। इसीलिए हार्मुज बंद हुआ तो खाड़ी देशों पर असर हो सकता है। 2024 में कच्चे तेल का 84% हिस्सा एशियाई देशों को यहीं से होकर गया। 2024 में एलएनजी का 83% हिस्सा एशियाई देशों को यहीं से होकर गया। इसलिए हार्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका से यूरोप तक सरगर्मी तेज है कि ईरान ने इसको बंद कर दिया तो क्या होगा। मंत्रीगण कूटनीतिक समाधान पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और साथ ही इस युद्ध के बढ़ने की चिंताएं भी बहुत बड़ी है। विश्व रूप से ईरान द्वारा हार्मुज स्ट्रेट को बंद करना कुछ ऐसा है जो बेहद खतरनाक होगा और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बेशक हम व्यापक अर्थों में मध्य पूर्व, गाजा और इजराइल के साथ एसोसिएशन समझौते के अनुच्छेद 2 पर चर्चा कर रहे हैं। हमने समीक्षा की है, सभी सदस्य देशों को ये समीक्षा दी गई है और हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए। यदि ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने का निर्णय लिया तो ये ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि यदि ईरानियों ने इन हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रयास किया तो अमेरिका इसे खोल देंगे और वे ईरानी नौसेना और अन्य लोगों के संपर्क में आ जाएंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि हार्मुज स्ट्रेट बंद करने से ईरान को भी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब ईरान को लगेगा कि उसके पास बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है तो वो ऐसा कदम उठा सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। देखिए, ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है यह हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और यह भी आपको बताएंगे कि भारत पर इस अमेरिका ईरान युद्ध का क्या हो सकता है असर। छोटा सा ब्रेक, बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। स्वागत एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश में। दुनिया के 191 देश ऐसे हैं जो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जिसको कहा जाता है उसमें उसका हिस्सा है। वो उस जो परमाणु संधि है उस पर उन्होंने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका भी इसमें शामिल है और ईरान भी इसमें शामिल है, लेकिन इजराइल इसका हिस्सा नहीं है। और अब जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है तो ईरान भी इस संधि से बाहर निकलने की फिराक में है और कम से कम ऐसा मन बना रहा है। अगर ईरान इस संधि से बाहर निकलता है तो इसका असर क्या होगा और भारत इस संधि का हिस्सा क्यों नहीं है, विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। जी अंकित, ईरान के सामने ये एक बहुत बड़ा मसला है। अपने 3 अहम परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा भयानक हमलों के बाद से ईरान जो है लगातार वो तमाम विकल्प देख रहा है जिनके जरिए वो अमेरिका ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपनी नाराजगी जता सके। इजराइल पर जवाबी हमलों का विकल्प तो ईरान इस्तेमाल कर ही रहा है। ईरान एक बड़ा कदम यह भी उठा सकता है कि वो परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक से जुड़ी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी से बाहर हो जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसके सांसद एनपीटी से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर ईरान की संसदीय कमेटी ने अपने देश की सरकार से आग्रह किया है कि वो एनपीटी से बाहर निकल जाए। ईरान की इस कमेटी ने एटमी मामलों से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की भी कड़ी आलोचना की है,
जानकारी के मुताबिक कमेटी की बैठक में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान और ईरान के उप विदेश मंत्री भी शामिल हुए। AEOI ने दावा किया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों से निपटने के लिए सभी संभव कदम उठा लिए गए हैं और हालात काबू में हैं। IAEA ने भी किसी तरह का रेडिएशन न होने की बात कही है, लेकिन ईरान अब IAEA के दायरे से बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी दुनिया को देने के लिए बाध्य नहीं होगा, न ही IAEA के निरीक्षण के दायरे में आएगा। ईरान की संसद की फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रमुख अब्बास गोलरू ने रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि अमेरिका के हमलों के बाद NPT के आर्टिकल 10 के आधार पर ईरान के पास इस संधि से निकलने का अधिकार है। यह जान लेते हैं कि NPT का आर्टिकल 10 क्या कहता है। NPT का आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी असाधारण घटना ने किसी देश के सर्वोच्च हितों को खतरे में डाल दिया हो तो उसे संधि से बाहर निकलने की छूट होगी। अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों को ईरान ऐसी ही असाधारण परिस्थिति मान रहा है। हालांकि ईरान ने अभी तक NPT से बाहर निकलने का आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। संधि से बाहर निकलने के लिए दरअसल कोई देश 3 महीने का नोटिस देगा कि वो क्यों निकलना चाहता है और बाहर निकलने की जो असाधारण परिस्थितियां हैं वो क्या है, इसका भी उसको जिक्र करना होता है। उत्तर कोरिया 2003 में इसी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए NPT से बाहर हो चुका है। अब ये समझते हैं कि NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि है क्या, इसकी जरूरत दुनिया को पड़ी क्यों। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों की विभीषिका पूरी दुनिया ने देखी। इसके बाद दुनिया में परमाणु हथियारों पर पाबंदी की मांग तेज हुई, लेकिन मांग से ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। 70 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के दखल से इस सिलसिले में बड़ी पहल हुई। 1968 में 62 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और 1970 से यह अमल में आई। इसके तहत जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या परमाणु परीक्षण कर लिए थे, उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। बाकी देशों को गैर परमाणु शक्ति देश कहा गया और सारी समस्या यहीं शुरू हुई। संधि के तहत NPT पर हस्ताक्षर करने वाले गैर परमाणु शक्ति देश इस बात के लिए राजी होंगे कि वो परमाणु बम न तो कभी बनाएंगे न ही उनका परीक्षण करेंगे, और परमाणु शक्ति संपन्न देश किसी गैर परमाणु शक्ति देश को परमाणु हथियार बनाने में न तो मदद करेंगे न ही बढ़ावा देंगे। यह भी शर्त थी कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले हर गैर परमाणु शक्ति देश को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एक व्यापक समझौता करना होगा, जिसके तहत IAEA नियमित तौर पर उन देशों के परमाणु ठिकानों की जांच कर सकता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो परमाणु हथियार तो नहीं बना रहे। इस संधि के तहत दुनिया में परमाणु हथियारों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण का लक्ष्य भी रखा गया, लेकिन यह बहुत ही कमजोर आधार पर था, इसलिए इसका काफी विरोध हुआ। 1995 में NPT को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। दुनिया के 191 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और दुनिया के नक्शे में हम आपको दिखा रहे हैं, भारत उन देशों में शामिल है जिसने इस पर साइन नहीं किए। जितने भी देश नीले रंग से आप मैप में देखेंगे, अगर इस मैप को हम जूम आउट करेंगे तो देखेंगे लगभग पूरी दुनिया 191 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि पर साइन किए हैं, लेकिन भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। लाल रंग से आप भारत देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, इजराइल भी ऐसा देश है जिसने साइन नहीं किए हैं, और इजराइल ने तो दरअसल अभी तक ये भी स्वीकार नहीं किया आधिकारिक तौर पर कि उसका कोई परमाणु कार्यक्रम है, जबकि माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु बम भी है। तो भारत और पाकिस्तान घोषित परमाणु शक्तियां हैं। इसके अलावा दक्षिणी सूडान एक देश है, यहां भी इसने भी NPT पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। एक देश और है जिसने NPT पर साइन किए थे लेकिन वो उससे बाहर निकल गया, वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है वो पीले रंग से आप इसमें देख सकते हैं। 1985 में NPT में वो शामिल हुआ और 2003 में NPT के आर्टिकल 10 का इस्तेमाल करते हुए वो इससे बाहर हो गया। दुनिया का एक बड़ा अस्थिर देश उत्तर कोरिया भी है, दुनिया के सामने लगातार चुनौती बना रहता है। अब समझते हैं कि भारत NPT में शामिल क्यों नहीं हुआ। भारत का तर्क है कि NPT भेदभाव भरी संधि है जो दुनिया के देशों को 2 हिस्सों में बांट देती है, वो देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं और वो देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है।
भारत का तर्क है कि जब तक दुनिया से परमाणु हथियारों के पूरी तरह खात्मे की बात नहीं होती, परमाणु अप्रसार की बात करना बेमानी है। हालांकि एनपीटी पर दस्तखत न करने के बावजूद भारत परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देता है और परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की बात कहता है। लेकिन इस समय बहस के केंद्र में ईरान है। ईरान अगर एनपीटी से बाहर आता है तो आईएईए और दुनिया को उसके परमाणु कार्यक्रमों के बारे में जो जानकारी मिल भी रही थी वो भी नहीं मिल पाएगी। और अब आगे की खबरों के लिए चलते हैं वापस तेल अवीव अपने सहयोगी अंकित त्यागी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और अब 11वें दिन में पहुंच गया है और अब लग रहा है कि ये युद्ध थोड़ा और लंबा खींचेगा। इसके अंदर जो एक अंग्रेजी में शब्द होता है एस्केलेशन लैडर पर, ये युद्ध ऊपर चढ़ता जा रहा है, उस सीढ़ी पर ऊपर जाता जा रहा है। उससे पूरी दुनिया में चिंता है, लेकिन पूरी दुनिया की चिंता एक तरफ, भारत की अपनी, हिंदुस्तान की अपनी चिंताएं भी इस युद्ध को लेकर हैं। इस युद्ध का असर ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी पे पड़ रहा है, कच्चे तेल के भाव पर जिस तरीके से उछाल आएगा उससे भी भारत पे असर पड़ेगा, और बाकी जो भारतीय, चाहे वो ईरान में रह रहे हों, चाहे इजराइल में रह रहे हों, और मिडल ईस्ट के बाकी देशों में जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, वहां पर भी भारत को इसकी चिंता जो सता रही है। तो इस युद्ध के साइड इफेक्ट से भारत और भारत की सरकार निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रही है, सीधे आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी आशुतोष के पास जो इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। दर्शकों को कुछ डिटेल्स हम दे दें, देखिए इसका असर क्या होगा जैसा अंकित बोल रहे हैं, तो आपको हम शुरू से बता देते हैं, क्योंकि ये चर्चा सभी हो रही है कि आखिर होगा क्या और भारत का स्टैंड और भारत पर क्या असर। तो मई 2025 में कच्चा तेल, देखिए इसकी औसत कीमत $64.04 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। अब इजराइल ईरान युद्ध के कारण पीपीएसी द्वारा 20 जून 2025 को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कच्चा तेल इंडियन बास्केट की कीमत 19.06 2025 को बढ़कर 77.72 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक ये जा पहुंची, और मई 2025 की तुलना में 19 जून 2025 तक 13.68 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई, यानी 21.36%। भारत का करीब $550 मिलियन यानी 4,771 करोड़ रुपए दांव पर लग गया, जो उसने ईरान में निवेश किए थे। अब ज्यादातर निवेश भारत ने चाबहार बंदरगाह को फोकस करके किया था, और इस चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की बिना पाकिस्तान के अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक पहुंच हो जाती है। और चाबहार पोर्ट भारत को ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाबहार प्रोजेक्ट, और ये काफी समय में भी पहुंचा जा सकता है, जो इसकी जो अवधि है वो काफी कम, मतलब आपका समय, ईंधन, हर एक चीज बच जाएगा। इस चाबहार प्रोजेक्ट पर असर क्या पड़ सकता है? अमेरिका का लगातार बढ़ता दखल और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से इस चाबहार पोर्ट और यहां से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स पर भारत के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीयों को युद्ध क्षेत्र में, मतलब वहां से युद्ध क्षेत्र से वापस लाना भी भारत के लिए एक चुनौती है, चैलेंज है। ऑपरेशन सिंधु इसको लेकर चलाया जा रहा है, आप देख भी पा रहे हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को वहां से निकाल कर भी भारत सरकार लगातार ले आ रही है, ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 1714 लोगों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। सभी खाड़ी देशों में युद्ध अगर फैल गया तो 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा भी दांव पर होगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये आपको हमने डिटेल्स दी, और अंकित चूंकि इजराइल से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, हमारे साथी आप सभी को लगातार जानकारी पहुंचा रहे थे। अंकित, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों तक वहां से, वहां की स्थिति के बारे में, इस तनाव को लेकर जो भी आपने डिटेलिंग दी और लगातार जो दे रहे हैं इंग्लिश हिंदी अपने पूरे चैनल्स पर, अपने पूरे व्यूअर्स तक, तो आपको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और लगातार चूंकि ब्रेकिंग न्यूज भी आएगी तो हम तुरंत आपका रुख कर लेंगे अंकित, तो बी अलर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और आप एक चीज और बोल देते हैं, क्योंकि व्यूअर्स जो होते हैं हमारे, जो दर्शक होते हैं, वो सीधा चाहते हैं कि एकदम ज़ील के साथ, चुनौती के साथ हर एक खबर को आप जो विश्लेषित कर दें और सबसे पहले दिखा दें, तो उनके ब्याह पर भी शुक्रिया बनता है। तो आपको धन्यवाद, और फिर से आपका हम रुख करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बात हमने कर ली इजराइल की, ईरान की, अमेरिका की और भारत की, लेकिन भारत के अंदर भी बहुत हलचल है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको दे दें, कतर ने जानकारी मिल रही है कि एयर स्पेस बंद कर दिया है अनिश्चितकालीन के लिए, ये बड़ी खबर। और अब
युद्ध भूमि से चुनाव भूमि की तरफ थोड़ा हम रुख कर लेते हैं, यानी हम आपको लिए चलेंगे बिहार। बिहार में क्या चल रहा है जानना जरूरी है, राजनीतिक बहुत दिलचस्प, क्योंकि चुनाव भी बेहद करीब है, बहुत नजदीक है। तो बिहार में चुनाव के मद्देनजर यह सवाल अब उठ रहा है कि तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार, किसका होगा 2025? इस सवाल के जवाब में जहां एक दूसरे पर बीजेपी और आरजेडी में तीखे हमले हो रहे हैं, वहीं गब्बर सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। अब क्यों हुई गब्बर की एंट्री, इसको समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जो आप सभी दर्शकों के लिए हमने खासतौर पर तैयार की है। देखिए जरा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते जा रहे हैं, तो सवाल है कि 2025 के आखिर में चुनाव होंगे तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या कोई और होगा? यूं तो बिहार की जनता ये तय करेगी कि अब की बार किसकी ताजपोशी करेगा बिहार, लेकिन एनडीए तो यही कह रहा है, उसके नेता तो नीतीश कुमार हैं, यानी बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अपने बेटे तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए लालू यादव को लगता है कि यही समय है, सही समय है, इसलिए उनके निशाने पर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की शारीरिक अस्वस्थता पर लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार प्रहार करते रहे हैं। 2020 में आरजेडी को लगता था कि उसका महागठबंधन बहुमत जरूर हासिल कर लेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल है कि अब की बार चुनाव के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पहला मुद्दा तो वंशवाद का है। अगर तेजस्वी पर आरोप लगता है कि वो लालू यादव का बेटा होने के नाते ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं, तो आरजेडी जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का उदाहरण देकर बताना चाहती है कि वंशवाद के हमाम में सभी एक जैसे हैं। दूसरा मुद्दा लोगों के विकास और बेहतरी का है, तो नीतीश कुमार ने विधवा पेंशन की राशि बढ़ा दी। जवाब में तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि उनका राज आया तो महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन देंगे। तीसरा मुद्दा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का है, जिसमें दोनों खेमे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी कमीज कितनी उजली है। जहां तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार तो उनकी मां बहन सम्मान योजना की नकल कर रही है, वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव तो बिहार के गब्बर सिंह हैं, जो डराने की राजनीति करते हैं। अब इनको पता है ये जाने वाले हैं, सरकार इनकी जा रही है, तो ये लोग टेंशन में पेंशन जो है बढ़ा दिए, और नकलची लोग हैं ये लोग। शायद नौकरी का सवाल था तो भी कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। जब हमने वृद्धा पेंशन या माई बहन मान योजना की घोषणा की तब भी कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। तो आज जो है नकल तो करना पड़ा ना तेजस्वी को। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। दरअसल आज बिहार के दो चेहरे दिखते हैं। एक तरफ जनता है जो कभी सिस्टम तो कभी कुदरत की चोट से परेशान है, दूसरी तरफ नेता हैं जिनकी नजरें सीट पर हैं और वोट पर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को आरजेडी इस बार उतनी सीटें नहीं देना चाहती। इसके लिए अब तक महागठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राज्य प्रभारी कृष्णा अलावरू ने तेजस्वी से मिलकर अपनी पसंद की सीटों की सूची सौंप दी। कांग्रेस अपनी पसंद की सीटों पर लड़ना चाहती है, तो आरजेडी का कहना है कि जिसकी जीतने की संभावना जितनी होगी उस लिहाज से सीटें तय हों। ऐसी सीट दीजिए जिसमें जीतने की संभावना ज़्यादा हो, और हमें उम्मीद है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आने वाले दिनों में होने वाली है, उस पर इस पर चर्चा होगी। और सभी पार्टी ये चाहते हैं कि जो सीट उनको मिले वो जीत क्या रहे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस महागठबंधन का हिस्सा है, वो बिहार को सरोकार वाली सरकार देना उनकी प्राथमिकता है, और उसी के अकॉर्डिंग हर पॉलिटिकल पार्टी सीट्स का फैसला लेगी। दोबारा कह रहा हूं, जीत के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं।
दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए में नीतीश कुमार को लगता है कहीं चिराग फिर से उनके लिए भस्मासुर साबित ना हो। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग के कारण नीतीश की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इस बार तो चिराग खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश की बेचैनी को उनके सवाल से समझा जा सकता है कि चिराग आखिर केंद्र में मंत्री होकर भी चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं। अब नवंबर महीने तक तो बिहार के सभी रास्ते विधानसभा की सीटों की तरफ ही जाएंगे। बस देखना यह है कि उसमें किसको कामयाबी मिलती है। पटना से रमन राय के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। देखिए, इंदौर की मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अब और उलझती जा रही है। हर दिन नए खुलासे, नए किरदार और सनसनीखेज साजिशें सामने निकल कर आ रही हैं। क्या यह सिर्फ प्रेम त्रिकोण का मामला था या इसके पीछे छुपा है पैसों का एक बड़ा खेल? आपको जानना चाहिए। दिखाते हैं रिपोर्ट, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तेईस मई 2025 मेघालय के शिलोंग में एक हनीमून की खुशियों का सपना तब टूट गया जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाश वेई सौडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में मिली। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड बताई जा रही है उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जिन्होंने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी में अब एक और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने दावा किया है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने कुछ दिन पहले मिलकर एक कंपनी खोली थी, जो कि राज की मां चुन्नी देवी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी के खाते में हत्या से ठीक पहले 7 से 8 लाख रुपए जमा किए गए थे। परिवार को शक है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हत्या की सुपारी के लिए किया गया। सोनम और राज जो है दो ने मिलकर कंपनी जो है मैं पहले खोलने वाला था, जो मैंने होल्ड कर रखी थी, मगर उन लोगों ने उस कंपनी खोल चुके हैं। और कंपनी जो है वो राज की मम्मी के नाम पे है, जो कि करीब जनवरी से खुली, इन लोगों ने कंपनी खोली इन लोगों ने है, और उसमें करीब 7.5-8 लाख रुपए खत्म पड़े हुए हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन रविवार को इस केस में 2 और नए नामों की एंट्री हो गई है। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और सुरक्षा गार्ड बल्ला अहिरवार। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम का एक काला बैग ठिकाने लगाया, जिसमें हत्या से जुड़े अहम सबूत थे, नकदी, मोबाइल और दस्तावेज। ये बैग इंदौर के हीराबाग कॉलोनी के एक फ्लैट में छिपाया गया था, जहां सोनम हत्या के बाद कई दिनों तक छिपी रही। शिलोंग पुलिस रविवार को अशोकनगर पहुंची थी, उस फ्लैट का जायजा लिया जहां सोनम ने हत्या के बाद शरण ली थी। पुलिस को वहां जले हुए अवशेष मिले, जिन्हें अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद इस हत्याकांड की परतें अभी भी उघड़ रही हैं। क्या ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण था या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक खेल भी शामिल है? मेघालय पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये सिर्फ प्यार की एक अधूरी कहानी है या फिर पैसों और साजिश का गहरा जाल। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आखिर में आज का विचार, जिसकी उम्मीद हो उसे भी और जिसकी जरूरत ना हो उसे भी, दोनों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए हमें, आपको सबको। क्योंकि देखिए, बारिश की बूंदें और गर्मी की तपिश दोनों मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हमने कोशिश की कि भारत से लेकर विदेश तक, ईरान, इजराइल, बिहार, उत्तर भारत, हर जगह से आप तक खबरें हमने पहुंचा दी। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, आभार इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें हैं लगातार जारी। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।